हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। किसी चीज़ का महत्व व्यक्ति के अंदर तब बढ़ता है जब उसे सम्मान के साथ अपने भविष्य और लक्ष्य के अनुरूप सद्भावना के साथ लगा रहता है। तो आइए हम लोग बिना देरी के इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ करना चाहिए अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, शब्दों के निर्माण से, वाक्य के प्रयोग से, उपरोक्त में से कोई नहीं। वास्तव में अगर हम देखें तो पहला को जो विकल्प है, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य, पहले व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है? अक्षर सिखाया जाता है। फिर अक्षरों के मेल से क्या सिखाया जाता है? शब्द सिखाया जाता है। जब शब्द मिलते हैं तो फिर वाक्य, फिर इस प्रकार से वह धीरे धीरे बोलना और लिखना इत्यादि सभी चीज़ें सीख जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम दूसरे, तीसरे, चौथे भी ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से। वास्तव में कोई भाषा शब्दों के निर्माण से नहीं, पहले अक्षर को सीखना पड़ता है, तब जाकर के शब्द होता है। इसलिए ख वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ग वाले की बात करें, वाक्य प्रयोग तब तक नहीं कर सकता व्यक्ति जब तक अक्षर और शब्द को न समझता हो, इसलिए ग वाला भी नहीं होगा, घ वाला वैसे ही नहीं होगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन का क सही है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, या जो माइक्रो टीचिंग होती है, जिसमें विशेष प्रकार के जो है विशेष विधि का अपनाते हुए, यानी शैक्षणिक नियंत्रण रखते हुए किसी कौशल कला को हम निखारने का प्रयास करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। या यूँ कहें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए या शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल कला का व्यवस्थित उपयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है, जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं या नियंत्रित शिक्षण भी इसको कहते हैं। तो इसका जो है चक्र कैसे शुरू होता है? तो इसमें माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पहले जो है हम लोग पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर शिक्षण करते हैं, फिर उस पर जो है फीडबैक देते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ गलती होती है तो फिर सुधार करके पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, फिर उसके बाद फीडबैक मिलते हैं। तो इसमें जो है जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसमें पहला स्टेप है, पहला पद है योजना बनाना। उसके बाद क्या है? शिक्षण है। आगे चलते हैं। जो प्रस्तावना है, ये तो जो है सूक्ष्म शिक्षण का भाग नहीं, ये पाठ्य योजना का भाग होता है। इसलिए जो है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रथम पद है पाठ्य योजना बनाना। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत, स्किनर एसआर थ्योरी, स्टिमुलस यानी उद्दीपन को देख करके जो है कैसे रिस्पांस मिलता है, ये यानी उद्दीपन को देख करके कैसे अनुक्रिया होती है, कैसे अधिगमकर्ता सीख लेता है, जिसको स्किनर महोदय ने दिया था। इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जो है दूसरे नाम से जानते हैं नैमित्तिक अनुबंध, यानी किसी निमित्त, किसी माध्यम से कुछ सिखाना। जैसे बिल्ली जो है बाहर मीट पड़ी हुई है, उसको देख करके उसके माध्यम से पिंजड़े से निकलना सीख जाती है, तो उसी को कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, या क्रिया के माध्यम से व्यवहार को जोड़ करके सिखाना। क्रिया के सही अनुक्रिया को व्यवहार के माध्यम से जोड़ के सिखाना क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। इसी का दूसरा नाम है अनैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं, जिसको बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था। 3 नाम इसको आपको मैंने बताया। अगला देखते हैं चौथा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा यानी कोई व्यक्ति के अंदर कब प्रेरित होता है, कोई व्यक्ति प्रेरित होकर के किस प्रकार से अपने कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, उसी को कहते हैं अभिप्रेरणा। यानी हमने आपको प्रोत्साहन दिया, आपको पढ़ने की दर बढ़ गई, आप पढ़ने लगे, पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ने लगे, तो कहा जाएगा कि आप अभिप्रेरित हो गए हैं। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, यानी अभिप्रेरणा तब काम करती है जब उस कार्य क्षमता में वृद्धि से कुछ मिलने वाला होता है, या अपनी आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, या अपनी मानसिक संतुष्टि होने वाली होती है, तो उसी को होने वाली होती है, तभी आदमी अभिप्रेरित होता है। ऐसा किसने कहा था? विक्टर ब्रूम ने कहा था। यानी अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर ब्रूम ने दिया था, जिसने ये बताया था कि वास्तव में कोई व्यक्ति तब अभिप्रेरित होता है जब उसको इस बात पर विश्वास होता है कि हम जो है इस क्षेत्र में क्रियाशील होकर के, सक्रिय होकर के कुछ प्राप्त कर सकते हैं या कुछ प्राप्त करने लायक हैं।
तभी वो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। जिनने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, यानी मानसिक प्रक्रिया 4 अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने ज्ञान का विकास करती है। पहला है संवेदी अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्थाएं तो है ये हैं, इसको खास तौर से इन्होंने वर्षों में भी बांट किया था। संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से अधिक यानी 11 वर्ष से अधिक के आयु समूह के अंतर्गत ब्रेन अपना कार्य करते हुए अपने ज्ञान, क्षमता इत्यादि, सोच समझ, चिंतन इत्यादि का विकास करता है। तो यानी प्राक संक्रियात्मक यानी पहले बालक जो है संवेदनाओं से 2 वर्ष तक वह ज्ञान सीखता है, संवेदनाओं से वो ज़्यादा रिलेटेड मानसिक विकास होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्य करने की तैयारी इस अवस्था में करता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें हैं वो अपने हाव भाव, संवेदना, अंग उपांगों के माध्यम से कार्य करने की या क्रिया द्वारा या व्यवहार द्वारा अधिगम की तैयारी करता है। इस अवस्था को कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसके अंतर्गत भी उन्होंने अपना विशेष रूप से व्याख्यान, विशेष रूप से उसका महत्व, विशेष रूप से उसके दृष्टिकोण इत्यादि की व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन 5 प्रश्नों को समझते हुए याद करने में सफल हो जाएंगे। हमारा समझाया हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।